नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को निशाना बनाया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों के कामकाज से लेकर अपनी दादी और परदादा की हत्या का जिक्र किया। उधर भारत को घेरने की चीन की साजिश की भी बात की, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे आक्रामक रुख बेरोजगारी को लेकर दिखाया। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। और हो क्या रहा है? दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप यहाँ पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं? स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती खाई पर गहरी चिंता जताने के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी के सवाल को देश का सबसे बड़ा सवाल बताया। ये इल्जाम भी लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों को बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मझोले उद्योगों के साथ ही असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी और गलत जीएसटी के जरिए हमला किया गया। चंद अमीरों को बेतहाशा फायदा पहुंचाया गया। ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी,
और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने जिन लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला था, मोदी सरकार ने उन सभी को फिर से उसी दलदल में धकेल दिया। यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान सत्ताधारी दलों के सांसदों ने हंगामा किया। हालांकि टोका टाकी के बीच राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन जल्द ही स्पीकर ने उन्हें अपना संबोधन जारी रखने की इजाजत दे दी। विपक्षी सांसदों को फटकार भी लगाई। रमन कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। मई और जून की गर्मी में शिमला बना देने वाले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से शुरू हुई जंग आज भी जारी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को निशाना बनाया। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का कहना था कि बीजेपी यूपी में बने हिंदू मुस्लिम भाईचारे से परेशान है। ये रिपोर्ट देख। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक ये विरोध करते। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जयंत चौधरी जी का जो सम्मान है, पहले चुनाव से हमारे साथ हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनको वही सम्मान देती रहेगी। न किसानों की फिक्र, न नौजवानों की फिक्र। यूपी के चुनाव में धारा 370 का जिक्र। अमृत काल में भी नहीं थमा जहर बुझी सियासत का दौर। शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से हुई, जो रफ्ता रफ्ता गर्माती चली गई। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी,
मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी की सियासी जमीन को बंजर बना दिया है। किसान आंदोलन से मजबूत हुई जाट मुस्लिम भाईचारे ने बीजेपी को मायूस कर दिया है, क्योंकि ऐसे आलम में बीजेपी इस इलाके में वो कामयाबी बिल्कुल नहीं हासिल कर सकती जो करिश्मा उसने 2014, 2017 और 2019 में दिखाया था। अखिलेश और जयंत चौधरी इसी भाईचारे को मजबूत करने में जुटे हैं। शामली से लोनी तक उमड़ी भीड़ इसी की गवाही दे रही है। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश और जयंत की जोड़ी के सामने फिर ये प्रश्न आया। दोनों ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति का इल्जाम लगाया। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। ये डबल इंजन की मार पड़ रही है किसान पर और नौजवान पर। तो आज कैराना की इस धरती पर हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी पर हमलावर है, लेकिन वो जनता के बीच ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव बाद ही सही, लेकिन जयंत एक बार फिर बीजेपी के साथ जरूर आएंगे। बीजेपी के इस रवैये को लेकर भी जयंत चौधरी बेहद नाराज हैं। मंगलवार को मथुरा की एक सभा में जयंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दे दी। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूँ, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। एक हमारे माठ क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे, जो हमारी पार्टी में कोशिश कर रहे थे, उनको पोच करने की कोशिश हो रही थी। तो उससे पहले योगेश ने बताया था उस मंच से कि उनको ऑफर थे कि एमपी बन जाइए। तो इसलिए मैंने व्यंग में बात कही कि आपको हेमा मालिनी बनाने वाले थे। यूपी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है। विरोधियों पर हमले की होड़ में मर्यादाएं भी टूट रही हैं। धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल्य भी तार तार हो रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उधर मायावती यूपी के आगरा में प्रचार करती नजर आई। आज उन्होंने अपनी पहली रैली की और इसमें बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने लोगों से बीएसपी के लिए वोट डालने का आग्रह किया और साथ ही कहा कि उनकी पार्टी का टारगेट है कि वो अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। सबसे तीखा हमला उस पार्टी पर जो 30 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर है। बाकी तीर उस पार्टी पर छूटे जिसे 5 साल पहले ही जनता ने पैदल कर दिया। सवाल है कि जब यूपी में बीजेपी की सरकार है तो फिर मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही हमलावर क्यों है? हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी मायावती के सियासी रुख पर सवाल उठाया था, लेकिन बहन जी ने पूरा ब्यौरा दिया। कांशीराम और बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र कर कांग्रेस को जातिवादी और मनुवादी ठहराया। आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के
अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।